गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बीच में अंतर क्या होता है, साथ ही साथ इनके कार्यों के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यायपालिका में मजिस्ट्रेट और जज समान हैं, लेकिन यह सच नहीं है। उनकी शक्तियों की प्रकृति में विशेष रूप से अंतर है। आइए हम मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और उनके बीच के मतभेदों के बारे में अध्ययन करते हैं। न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है जो नागरिकों के हितों की रक्षा करती है। यह अंतिम प्राधिकरण है जो कानूनी मामलों और संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या करता है। यह कानूनों को लागू करने और नागरिकों, राज्यों और अन्य पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख होते हैं। न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के बराबर नहीं है। उनकी शक्तियां न्यायाधीश की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र आमतौर पर एक जिला या शहर होता है। आइए इस लेख के माध्यम से न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बीच का अंतर, इनके बीच के अंतर का अध्ययन करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो आर्टिकल है आपका, वो है 124, 124। वहीं अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, तो आपका अनुच्छेद है 214। साथ ही साथ आपको हम बता दें संवैधानिक संस्था क्या होता है। तो संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपका है फाइनेंस कमीशन। आपका है एक फाइनेंस कमीशन जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसी तरीके से एक आपकी संस्था है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315, वहीं स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 316 में इनका उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ कुछ संस्थाएं और भी हैं, जैसे कि आपका है एक होता है कैग, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। वहीं बात करें हम, एक आपकी संस्था होती NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसका उल्लेख NCSC, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338। एक आपकी संस्था होती है NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338A में किया गया है। एक आपकी संस्था होती है NCBC। कौन सी होती है? NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338B में किया गया है। ये संस्थाएं आपकी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, तो ये आपकी संवैधानिक संस्थाएं कही जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें, एक आपकी होती हैं स्टैच्यूटरी बॉडीज़। कैसी? स्टैच्यूटरी बॉडीज़। संविधिक निकाय। संविधिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका निर्माण करने के लिए संसद या राज्य विधायिका द्वारा कानून पारित करने के बाद इन निकायों का निर्माण किया जाता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूं, जैसे कि मान लीजिए भारत में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए आपको पर्यावरण संस्था बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये संस्था बनाने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, NGT एक्ट 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसके लिए सबसे पहले संसद में एक प्रपोज़ल रखा जाएगा, फिर उस प्रपोज़ल पर डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा उसको पारित किया जाएगा, तब उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होंगे, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। इसी के तहत NGT को बनाया गया था। तो ये आपकी NGT इस प्रकार की संस्था है, सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक। इससे पहले हमने डिस्कस किया था संवैधानिक। संवैधानिक ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख
संविधान में किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे मजिस्ट्रेट की। तो पहले मजिस्ट्रेट का अध्ययन करते हैं। एक मजिस्ट्रेट एक सिविल सेवक होता है जो कानून को एक विशेष क्षेत्र अर्थात जिले या शहर में प्रबंधित करता है। अगर हम मजिस्ट्रेट शब्द की बात करें तो यह शब्द आपका फ्रांसीसी शब्द मजिस्ट्रेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रशासनिक कानूनों के प्रभारी सिविल अधिकारी, जिसका अर्थ मजिस्ट्रेट सार्वजनिक मशीनरी भी है, यानी वह व्यक्ति जो नागरिक या आपराधिक मामलों को सुनता है और निर्णय लेता है, उसी को हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी है। वह जिले में कार्यरत विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करता है। मजिस्ट्रेट के अगर हम इतिहास की बात करें तो आपके वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिला मजिस्ट्रेट पद बनाया। जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करना, भू राजस्व की वसूली करना और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उस समय वह राजस्व संगठनों के प्रमुख थे, यानी जिस समय ये पद बनाया गया था उस समय वे राजस्व संगठनों के प्रमुख थे। वह भूमि के पंजीकरण, खेतों के विभाजन, विवादों के निपटारे, बंधक के प्रबंधन, किसानों को ऋण देने और सूखा राहत के लिए भी जिम्मेदार थे। जिले के अन्य सभी पदाधिकारी उनके अधीनस्थ थे और उन्हें उनके संबंधित विभागों की प्रत्येक गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करते थे। जिला मजिस्ट्रेट का काम भी उन्हें सौंपा गया था। जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते वह जिले की पुलिस और अधीनस्थ अदालतों का भी निरीक्षण करते हैं। तो चलिए बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स कौन थे आपके। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। इनके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1774 तक इनका कार्यकाल है। बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1781 का अधिनियम इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार जो आपके बिहार के थे, इन पर अभियोग लगाकर यानी इनको गलत तरीके से इनको फांसी की सज़ा इन्हीं के वारेन हेस्टिंग्स ने इनको दिलवा दी थी। फांसी इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। 1785 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था तथा 1782 की साल 22 की संधि भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। 1780 से 84 का जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध व मंगलौर की संधि भी इन्हीं के टाइम पर हुई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जिसमें परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। किसकी स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम जोन्स के द्वारा। किसके कार्यकाल में हुई? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। कब हुई? 1784 में। चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित की गई। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया। अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी अनुवाद कराया गया। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई। 1775 में आसफुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके वारेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड, आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और है आपका, आप ध्यान रखिएगा। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, पता होगा आप सभी को पता होगा द बंगाल गजट, ठीक है, जिसके प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, शॉर्ट में लिख रहे हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इसके प्रकाशक थे। द बंगाल गजट के प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिक्की, 1780 में इसको प्रकाशित किया गया। इन्हीं के कार्यकाल में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते। हाँ, हम बात कर रहे थे मजिस्ट्रेट की। मजिस्ट्रेट के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब हम बात करेंगे न्यायाधीश कौन होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश वह व्यक्ति होता है जो निर्णय लेता है, अर्थात न्यायाधीश वह व्यक्ति होता है जो न्यायालय की कार्यवाही का पालन करता है, या तो अकेले या न्यायाधीश के पैनल के साथ। कानून के संदर्भ में एक न्यायाधीश को न्यायिक अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है, जो अदालत की कार्यवाही का प्रबंध करता है और इस मामले के कई तथ्यों और विवरणों पर विचार करता है, जैसे कानूनी मामले जिन्हें सुनने और निर्णय लेने का निर्णय लिया जाता है। इसलिए वह कानून से संबंधित मामलों को सुनने और तय करने के लिए नियुक्त न्यायिक अधिकारी है। जज शब्द की अगर आप बात करें, न्यायाधीश को इंग्लिश में जज कहते हैं। जज शब्द आपका एंग्लो फ्रेंच शब्द विच जगर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुड के बारे में एक राय बनाना, ठीक है। इसके अलावा लैटिन जुडिकेयर से, जिसका अर्थ है आधिकारिक तौर पर जांच करना, निर्णय लेना और निर्णय सुनाना। मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जान लेते हैं इनके बीच में अंतर क्या होता है। एक न्यायाधीश को एक मध्यस्थ के रूप में वर्णित किया जा सकता है, अर्थात वह व्यक्ति जो अदालत में किसी मामले पर निर्णय लेता है। इसके विपरीत एक मजिस्ट्रेट एक क्षेत्र न्यायिक अधिकारी होता है, जो किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा चुना जाता है। एक मजिस्ट्रेट छोटे या छोटे मामलों पर निर्णय लेता है। वास्तव में मजिस्ट्रेट आपराधिक मामलों में प्रारंभिक निर्णय देता है। वह एक प्रशासक की शक्तियाँ अधिक जानता है। इसके विपरीत न्यायाधीश गंभीर और जटिल मामलों में निर्णय लेता है, जिसमें कानून का ज्ञान और व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता बहुत आवश्यक है। मजिस्ट्रेट के पास एक न्यायाधीश पर सीमित अधिकार क्षेत्र होता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है। इसके विपरीत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। एक न्यायाधीश के विपरीत एक मजिस्ट्रेट के पास केवल कानून प्रवर्तन और प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं। न्यायाधीश हमेशा कानून की डिग्री के साथ एक अधिकारी होता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को हर देश में कानून की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात मजिस्ट्रेट के पास कानूनी डिग्री हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कानूनी डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अदालत में वकालत का अभ्यास करना भी अनिवार्य है। इसके लिए न्यायाधीश के लिए मजिस्ट्रेट के पास एक विशेष अवधि के लिए जुर्माना और कारावास लगाने की शक्ति है, लेकिन न्यायाधीश की मृत्यु या आजीवन कारावास की सज़ा पारित करने का अधिकार है। अब आप समझ गए होंगे कि न्यायाधीश
अदालत में एक निश्चित मामले पर फैसला कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा निर्णय अंतिम है और इसके लिए कोई अपील नहीं की जा सकती। दूसरी ओर मजिस्ट्रेट एक प्रशासक की तरह होता है जो विशेष क्षेत्र में कानून व्यवस्था का ध्यान रखता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो से जुड़े कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर बनेगा उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करते हैं। एक न्यायाधीश की तुलना में एक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट कौन होता है? तो एक मजिस्ट्रेट एक सिविल सेवक होता है जो कानून को एक विशेष क्षेत्र अर्थात जिले या शहर में प्रबंधित करता है। शब्द मजिस्ट्रेट पुराने फ्रांसीसी शब्द मजिस्ट्रेट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रशासनिक कानूनों के प्रभारी सिविल अधिकारी, जिसका अर्थ मजिस्ट्रेट सार्वजनिक मशीनरी भी है। मजिस्ट्रेट का जनादेश मामूली मामलों को संभालने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यायाधीश कौन होता है? तो न्यायाधीश एक सार्वजनिक अधिकारी होता है जिसे कानून की अदालत में लाए गए कानूनी मामलों की सुनवाई, निर्धारण और अध्यक्षता करने का अधिकार निहित होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है जिला मजिस्ट्रेट का पद किसने और कब बनाया? तो वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 1772 में वारेन हेस्टिंग से जुड़े कुछ पॉइंट भी हमने आपको बताए थे। वारेन हेस्टिंग ने जिला मजिस्ट्रेट का पद सृजित किया था। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे, एग्ज़ाम में बन सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उस समय वह राज्य संगठनों के प्रमुख थे, वह भूमि के पंजीकरण, खेतों के विभाजन, इन सब के बारे में हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है जहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो के साथ साथ अन्य PDF भी मिल जाएंगी। डेली करेंट अफेयर से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड, मैगज़ीन हो गई और भी बहुत सी PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स करना ना भूलें। ये है हमारे टेलीग्राम की लिंक जो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है।